प्रेमिका पर शोला बनी नफरत की चिंगारी। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 20 साल की सायरा गांव के ही 20 वर्षीय मोहम्मद रफी उर्फ आरिफ को दिल दे चुकी थी। उनकी मोहब्बत अमरबेल की तरह बढ़ रही थी। यह बात मोहम्मद रफी ने फोन करके प्रेमिका की अम्मी को भी बता दी थी। इसी दौरान ऐसा क्या हुआ कि दिलोजान से सायरा को चाहने वाला मोहम्मद रफी उसकी जान का दुश्मन बन गया। उसने पेचकस से गोदकर प्रेमिका का बदन छलनी कर दिया। पढ़े यह सनसनीखेज लव क्राइम स्टोरी। आधी रात बीत चुकी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दर्द से जिस्म के कई अंग बुरी तरह से दुख रहे थे। 20 वर्षीय मोहम्मद रफी उर्फ आरिफ किसी तरह से तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। दवा खाने के बाद थोड़ा आराम हुआ तो कई तरह के ख्याल दिमाग में घूमने लगे कि सायरा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वह तो मेरी प्रेमिका थी। उसने तो हमेशा की तरह मुझे बड़े प्यार से फोन करके बुलाया था। मैं उसके घर के करीब पहुंच भी नहीं पाया था कि मुझे 4 से 5 युवकों ने डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि मैं बेबस होकर जमीन पर गिर गया। इतने में आसपास के लोग आए और मुझे उनके चंगुल से बचाया। आखिर मेरी खता क्या थी? मेरा प्यार तो एक तरफा नहीं था। वो भी मेरे पहलू में इस तरह चिपकी रहती मानो जिंदगी भर ऐसे ही टूटकर मुझे चाहती रहेगी। मिलन का हर पल मोहब्बत से भरा था। हर वक्त जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या अब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? मुझसे उसका मोह भंग हो गया है? क्या वह मेरे साथ बेवफाई कर रही है? उसे मुझसे मोहब्बत थी या मोहब्बत का वह नाटक करती थी? ऐसे ख्यालों का बहुत रात तक मोहम्मद रफी के मनमस्तिष्क में मेला लगा रहा। न जाने कब नींद आ गई। सुबह आंखें खुली तो सूरज अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था। दोपहर होने को थी। करीब 11 बज चुके थे। सुबह उठकर दिनचर्या से निपटने के बाद मोहम्मद रफी फिर सोच में डूब गया। उसने अंदाजा लगाया कि यह काम सायरा के गांव के ही किसी नए आशिक का है, जिसे अब सायरा जी जान से चाहने लगी है। मुझे क्या करना चाहिए? बेवफाई का कुछ तो सिला सायरा को मिलना चाहिए। मैंने तो उससे सच्ची मोहब्बत की थी। ऐसी हालत में मैं अब जिंदा रहकर क्या करूंगा? तभी उसकी मर्दानगी ने उसे झिंझोड़ा। कहा, मर्द का काम मायूस होना नहीं है। अपनी जिंदगी तबाह करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसके लिए तो उसकी जिंदगी खत्म करनी चाहिए जो मेरी मोहब्बत को तबाह करने का जिम्मेदार है। फिर ख्याल आया कि उसके नए आशिक को अगर मौत के घाट उतार भी दूं तो अब वह फिर भी मेरी नहीं होगी। अब तो एक ही रास्ता है कि सायरा को ही इस दुनिया से विदा किया जाए। यह आखिरी ख्याल मोहम्मद रफी के दिल में घर कर गया और उसने इरादा कर लिया कि वह अब सायरा को ठिकाने लगाकर ही दम लेगा। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद क्षेत्र में स्थित है थाना मैनाठेर। यह थाना मुरादाबाद से संभल जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इस थाने से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है गांव मिलक मैनाठेर। यहाँ आले हसन नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहता था। आले हसन की मौत करीब 4 साल पहले हो चुकी है। उनकी पत्नी सफीना अपने बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करती थी। इनके 6 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे व 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी रेशमा और गुलशन व गुलिस्ता हैं। तीनों का विवाह हो चुका है। बड़ा बेटा बबलू है जो केरल में हेयर कटिंग का काम करता है। छोटा भाई जीशान है। वह गांव में ही रहता है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है। पत्नी का नाम नाजरीन है।
5वें नंबर की बेटी सायरा करीब 20 साल की थी। खूबसूरती की मिसाल थी सायरा। सायरा जवानी के अखाड़े में उतर चुकी थी। उसकी खूबसूरती और पर्सनैलिटी के चर्चे उसके सभी रिश्तेदारों में होने लगे। कई परिवार चाहते थे कि सायरा उनके घर की बहू बने। गांव में भी सायरा के दीवानों की कमी नहीं थी। उसे जो भी एक नजर देख लेता वह देखता ही रह जाता था। उसके गाल पर एक छोटा सा तिल उसकी सुंदरता को अनूठा आकर्षण प्रदान करता था। उसकी गहरी काजल लगी आंखें एक रहस्यभरी चमक से भरी थीं, जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेने के लिए काफी थीं। उसकी आंखों की गहराई में डूबकर कोई भी खुद को भूल सकता था। गुलाबी होठों पर हमेशा एक हल्की मुस्कान खेलती रहती, जो उसे और भी मोहक बना देती। उसकी गर्दन की सुडौल बनावट और उस पर झूलती आर्टिफिशियल ज्वेलरी की पतली चेन उसकी खूबसूरती को और निखार देती। जब वह धीमे कदमों से सिर पर चारे की गठरी या टोकरी को दोनों हाथों को ऊपर करके पकड़कर चलती, उसकी चाल में एक अनजाना आकर्षण छलकता, मानो हर कदम पर किसी संगीत की ताल बज रही हो। उसकी त्वचा दमकती हुई थी, जैसे चांदनी की हल्की परछाई किसी शांत झील पर पड़ रही हो, जिससे चिपका मामूली सा सस्ते दामों वाला कसा हुआ सलवार कुर्ता उसके सुडौल शरीर की खूबसूरती को और उभारता। उसकी कमर की कोमल लचक किसी वसंत की डाली की तरह थी, जो हल्की हवा में मचल उठे। उसकी आवाज में एक मदहोश कर देने वाली कोमलता थी, जो दिल में उतर जाती। उसकी हंसी में एक अनोखी खनक थी, जो कानों में मिश्री घोल देती थी। उसके चेहरे पर हर समय एक आत्मविश्वास की झलक थी, जो उसे और भी दिलकश बनाती थी। वह खूबसूरत ही नहीं, बल्कि अपने हाव भाव से और भी मोहक लगती थी। उसकी हर अदा में एक कशिश थी, जो किसी को भी उसकी ओर खींचने के लिए काफी थी। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत और उसकी अदा तीनों मिलकर उसे एक ऐसी जादूगरनी बना देती, जिससे बच पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। कह सकते हैं कि गुड्डी में छिपा एक लाल थी, क्योंकि वह एक गांव में रहती थी। गरीब परिवार था, फिर भी बिरादरी से कई लोग रिश्ते के लिए डिमांड कर चुके थे। शादी के लिए पर्याप्त धन न होने के कारण उसके फैमिली वालों ने कोई रिश्ता स्वीकार नहीं किया था। वह नाई बिरादरी से थी। इस बिरादरी का ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ापन अभी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मुरादाबाद जिले में नाई बिरादरी के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में अभी आशातीत सुधार नहीं हुआ है। इस बिरादरी की खूबी यह है कि हर गांव में इनके 1 से 2 परिवार जरूर होते हैं। नाई एक पारंपरिक सेवा जाति है। जीवन के तमाम सामाजिक, धार्मिक अवसरों, जन्म, विवाह आदि सभी तरह के संस्कारों में इनकी भूमिका रहती थी। परंपरागत पेशा बाल काटना, दाढ़ी मूछ संवारना, नाखून कटाई आदि सेवाएं भी इनके द्वारा दी जाती रही हैं। इसके बदले गांव के किसान इन्हें पालन पोषण के लिए पर्याप्त पैसे और फसल में अनाज दिया करते थे। अब स्थिति बदल चुकी है। लोगों को हेयर कटिंग की दुकान खोलकर उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में अब इस पेशे का स्कोप नहीं है। गांव में रहने वाले इस बिरादरी के लोग अपने परिवार की गुजर बसर करने के लिए दूसरे प्रदेशों और बड़े महानगरों में जाकर नौकरी करते हैं। कुछ नाई आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जबकि कुछ अभी भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। सामाजिक रूप से वे सम्मान और प्रतिष्ठा भी अभी उन्हें हासिल नहीं हुई है। कुछ क्षेत्रों में अभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आधुनिक सैलून एवं ब्रांडेड सेवाओं के कारण यह पेशा दबता जा रहा है। अधिकांश परिवार अब भी छोटे फुटपाथ, पैंठ बाजार में सैलून या घरों पर कुर्सी आईना जैसी अनौपचारिक व्यवस्थाओं में काम करते हैं। आधुनिक सैलून संचालित पूंजीपतियों के दबाव से उन्हें औपचारिक रोजगार में भी न्यूनतम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। खेत में मिला सायरा का शव। मुरादाबाद जिले के मैनाठेर थाना क्षेत्र के गांव मिलक मैनाठेर के रहने वाले आले हसन की 20 साल की बेटी सायरा 31 मई
2025 की शाम को बकरियों को चारा लेने के लिए खेतों की तरफ गई थी। शाम से रात होने का वक्त आ गया, लेकिन सायरा घर नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता होने लगी। माँ तो माँ ही होती है। पड़ोस की एक उसकी चाची भी उसके पीछे पीछे घास काटने गई थी। वह वापस आ गईं। सायरा की अम्मी सफीना ने चाची के घर जाकर पता किया। उन्होंने बताया कि मैं तो उस तरफ ही भिंडी के खेत में चली गई थी। सायरा आगे निकल गई थी। उसके बाद मुझे पता नहीं। सफीना फिर जंगल की तरफ गई। खेतों के पास मेड़ पर जाकर आवाज देती रही, सायरा सायरा सायरा। सायरा जिंदा होती तब बोलती भी। फैमिली वाले खुद ही सायरा को ढूंढते रहे। काफी रात बीतने के बाद भी पुलिस को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी। बेइज्जती के डर से उन्होंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और खुद ही पूरे परिवार के लोग मिलकर सायरा को खोजने लगे। अपने रिश्तेदारों और गांव के लोगों को भी इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। उनका मानना था कि इससे पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, फिर लड़की की शादी में दिक्कत आएगी। रात भर खोजने के बाद भी सायरा का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद भी फैमिली वालों ने सुबह तक भी इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं दी। 1 जून 2025 सुबह फिर सफीना बेटी को ढूंढने जंगल में गई। करीब 11 बजे सफीना उसे घर के आसपास से खोजती हुई दूर तक खेतों में तलाश कर रही थी। खोजते हुए वह नरोदा रोड पर स्थित मंदिर के पास जब्बार के मक्का के खेत में पहुंची। खेत में उसे अपनी बेटी सायरा की खून से लथपथ लाश पड़ी दिखी। कपड़े पूरी तरह से खून से भीगे हुए थे, जिसे देखकर सफीना के होश उड़ गए और वह चीखते हुए गांव की तरफ भागी। सफीना की चीख सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने उससे पूछा तो सफीना ने बताया कि उसकी बेटी की लाश जब्बार के मक्के के खेत में पड़ी हुई है। बुरी तरीके से उसे किसी धारदार हथियार से गोदा गया है। मतलब कई जगहों पर घाव के निशान हैं। सायरा के फैमिली वाले घटनास्थल पर पहुंच गए। उनका रो रो कर बुरा हाल था। माँ तो कई बार रोती रोती बेहोश हो जाती। गांव के लोगों से इस परिवार का रोना बिलखना देखा नहीं जा रहा था। देखते ही देखते जंगल की आग की तरह सायरा की लाश मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। घटनास्थल पर गांव का मजमा जमा हो गया। उसी दौरान किसी ने इस बात की सूचना थाना मैनाठेर पुलिस को दे दी। जवान लड़की की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस की टीम और तमाम बड़े अफसर इस मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना मिलने तत्काल ही एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर भारी भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने घटनास्थल से भीड़ को थोड़ा दूर किया, फिर भी दूर खड़े होकर भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष पुलिस की कार्रवाई का नजारा करते रहे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की फोटोग्राफी के साथ साक्ष्य एकत्र किए। फुटेज तैयार की। लाश देखकर पुलिसकर्मियों की भी रूह कांप गई। युवती के चेहरे एवं उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें थीं। इसमें 30 से ज्यादा वार सायरा पर किए गए। मौके की कार्रवाई पूरी कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला मुख्यालय भेज दिया। आंखों के रास्ते दिल में ऐसे उतरी सायरा। गांव मिलक मैनाठेर में ही करीब 20 साल का एक युवक मोहम्मद रफी उर्फ आरिफ भी रहता था। इसका मकान सायरा के मकान से थोड़ी ही दूरी पर स्थित था। गांव में ही इसकी मुर्गा मीट की दुकान थी। परिवार की कोई खास जिम्मेदारी रफी पर नहीं थी। उसका रंग गेहुआ था, न तो बहुत सांवला न उजला, बल्कि खेतों की पकी हुई मिट्टी जैसा, जिसमें परिश्रम और धूप की तपिश रचीब सी हो। शरीर दुबला पतला मगर मजबूत था। छाती चौड़ी नहीं, मगर मेहनत से उभरी हुई पसलियां उसकी साधना का प्रमाण देती थीं। कंधे तीखे और हड्डीदार, जैसे किसी नए पेड़ की शाखाएं, जो अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई, लेकिन उनमें जीवन की जिद ठहर गई हो। उसके हाथ लंबे और पतले थे,
हथेलियों की रेखाएं गहरी और खुरदरी थीं। चेहरे पर कभी कभी एक महीन दाढ़ी की परछाई उतर आई थी, जो उसकी जवानी का मूक परिचय थी। आंखें गहरी और नीची पलकों में शराफत दिखाई देती। उसकी चाल ढाल सीधी सादी थी, मगर उसमें एक गैरजाहिर आत्मविश्वास था। जैसे वह न तो दुनिया को रिझाने आया हो, न डराने, बस अपना काम करना जानता हो और उसी में संतोष ढूंढता हो। वह युवक किसी वीर या राजकुमार जैसा नहीं दिखता था, लेकिन मुर्गों की गर्दन काटते काटते उसका दिल सख्त हो गया था। जवान होने की वजह से अपनी कमाई से अपने शरीर पर काफी खर्च करता। फिल्मों के हीरो की तरह कपड़ों का शौकीन था। बालों की कटिंग भी उसकी निराली थी। कोई भी लड़की उसे अपने सपनों का राजकुमार कबूल कर सकती थी। बात करीब 2 साल पहले की है। सायरा का बकरी का बच्चा मेमना घर से बाहर निकलकर उछलकूद करने लगा। सायरा बकरी के बच्चे को पकड़े घर से निकली। बकरी के बच्चे ने दौड़ लगा दी। सायरा उसके पीछे पीछे दौड़ी। कई लोगों से उसने कहा कि बकरी के बच्चे को पकड़ लो। किसी ने अनसुना कर दिया, किसी ने पकड़े की कोशिश की, मगर वह उसके के हाथ न आया। भागते भागते बकरी का बच्चा एक घर में घुस गया। आनन फानन में बच्चे का पीछा कर रही सायरा जैसे ही उस घर में घुसी, उस घर के दरवाजे से बाहर निकल रहे एक युवक से उसकी टक्कर हो गई। सायरा को गिरने से रोकने के लिए दोनों हाथों से उस युवक ने उसे पकड़ लिया। बदहवास सायरा उसकी बाहों में समा गई। अपने आप पर काबू करते हुए जब युवक ने सायरा को देखा तो देखता ही रह गया। इतनी हसीन लड़की अपने आप ही उसकी बाहों में आ गई। उसकी पकड़ से छूटने के बाद सायरा भी युवक को देखती रही और आंखों के रास्ते से सायरा युवक के दिल में उतर गई। दोनों ने अपनी अपनी गलती मानते हुए एक दूसरे को पछतावे भरी नजरों से देखा। सायरा मुस्कराई तो वह युवक भी मुस्करा दिया। सायरा ने शर्माते हुए अपने दुपट्टे को संभाला तथा झपटकर बकरी का बच्चा पकड़ा और उसे लेकर अपने घर आ गई। यह युवक और कोई नहीं, मोहम्मद रफी उर्फ आरिफ ही था। दिन तो किसी तरह कट गया। हालांकि दुकान पर ग्राहक ज्यादा नहीं आए। बीच बीच में सायरा का चेहरा उसकी निगाहों में आता, फिर कोई ग्राहक आ जाता तो ख्याल टूट जाता। रात को जब आराम के लिए बिस्तर पर लेटा, फुर्सत के क्षणों में सायरा की तस्वीर ही उसकी आंखों में घूमने लगी। वह उसके ख्यालों में डूब गया। उसने खुद से सवाल किया, यह तो बबलू की बहन है, मेरी जाति बिरादरी की भी नहीं है। क्या यह मुझे पसंद करेगी? फिर खुद ही चुप हो गया। हर बार उसकी आंखों में वही चेहरा लौट आता। हसीन सायरा के बारे में जाने क्या क्या सोचते सोचते उसे नींद आ गई। मोहम्मद रफी ने अपने दोस्तों से बबलू की बहन के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारियां जुटाईं। मुर्गा मीट की दुकान सुबह 10 बजे के बाद ही खोली जाती थी। सुबह सुबह कोई ग्राहक नहीं आता। मोहम्मद रफी ने सायरा की एक झलक पाने के लिए उसकी गली के चक्कर काटने शुरू कर दिए। अब रोज उसी रास्ते से जाता, धीरे धीरे चलता, उस मोड़ पर कुछ ज्यादा ही ठहरता। कई दिनों तक उसकी मुलाकात या उसका सामना सायरा से नहीं हुआ। वह टाइम बदल कर जाने लगा। एक दिन उसकी मुराद पूरी हो गई।